वेलकम टू मिशन बीपीएससी। देखिए, हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पूरा कर चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद मिडिएबल का भी कर्नाट वंश तक कर लिया है हमने। और देखिए, अच्छा बात है कि अभी परसों तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था और कल कुछ वीडियो अपलोड हुए थे, लेकिन आज जो अभी तक है आपको इसके पहले की पूरी सीरीज मिल जाएगी। मैंने अभी प्लेलिस्ट बना दूंगी सब, बट अभी की चूँकि लाइन से ही है तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो सब सारा वीडियो अभी तक का कर्नाट वंश तक का पूरा अपलोड हो चुका है। अब जो है हम करेंगे बिहार में तुर्क, ठीक है। तो इसमें वही है, मैंने बताया था कि कर्नाट वंश तक का इम्तियाज़ अहमद ने प्राचीन बिहार में लिया है, लेकिन मैं उसको कर्नाट वंश को मध्यकालीन बिहार में लेके चल रही हूँ। अब जो इसका मध्यकालीन बिहार यहाँ से स्टार्ट होता है, बिहार में तुर्कों का आगमन। इसमें 12 क्वेश्चन है, लेकिन यही है मैंने बताया था कि मिडिएबल मैं कैसे पढ़ाऊँगी। पहले अपने नोट्स करवा दूँगी, उसके बाद फिर है कि उसके क्वेश्चन बनाएंगे, ताकि ये नोट्स पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि कितना हमसे क्वेश्चन बन रहा है, या कुछ ही जो ऐड ऑन होता है वो फिर आप अपने भी नोट्स में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए, बिहार में तुर्क या मुस्लिम साम्राज्य। तो ये क्या है ना कि मेन है कि तुर्क जो है वो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करते हैं, बख्तियार खिलजी। अच्छा, देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि क्या बख्तियार खिलजी खिलजी वंश का है? तो नहीं, ये खिलजी वंश का नहीं है, क्योंकि ये गौरी के साथ आया है, मोहम्मद गौरी के साथ, तो वह उसका एक सेनापति, इसका टाइटल है खिलजी। खिलजी वंश का ये नहीं है। खिलजी वंश तो बाद में आएगा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम रहेगा, तो मतलब गुलाम वंश है। और आपको याद है ना जो सल्तनत कालीन का सीरीज है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, उसके बाद तो ऐसा नहीं है कि खिलजी वंश का रहता है। तो ऐसा हो सकता है कि बख्तियार खिलजी किस वंश से संबंधित है, तो ये खिलजी वंश का नहीं था, याद रखिएगा, ठीक है। ये सेनापति है मोहम्मद गौरी का। अब क्या है कि बिहार में तुर्क साम्राज्य की स्थापना करता पहली बार बिहार शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है? तो हमारे तबकाते नासरी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तबकाते नासरी एक बुक है और उसके लेखक हैं मिन्हाज सिराज, ठीक है। पूछा जाता है ये भी है कि तबकाते नासरी जो बुक है वो किसने लिखा है? मिन्हाज सिराज। और इसी बुक में सबसे पहले हमारा बिहार शब्द का प्रयोग किया गया है। तो और आप ये पता है कि जैसे पाल वंश है, तो पाल वंश उदंतपुरी महाविद्यालय है, उसकी स्थापना हो गई है। उदंतपुरी मतलब वहाँ बिहार शरीफ, ठीक है। और बिहार शरीफ मतलब आज का नालंदा जिला है ना, उसमें बिहार शरीफ आता है। तो बिहार शरीफ या उदंतपुरी के नाम से जानते हैं, लेकिन इसी उदंतपुरी को उसमें लिखा है हिसार ए बिहार तबकाते नासरी में, ठीक है। यही तुर्क लोग हैं जो बिहार का बिहार नाम देंगे। तो अब देखिए, बिहार में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक बख्तियार खिलजी थे। बिहार शब्द का पहला साहित्यिक उल्लेख इतिहासकार मिन्हाज सिराज की पुस्तक तबकाते नासरी में मिलती है, ठीक है। मिन्हाज सिराज लेखक है और उनका बुक है एक तबकाते नासरी। तो ये देखिए, अब हम कुछ जैसे कि बिहार के बारे में पूछा जाए, तो यदि हम प्राचीन भारत से करते हैं, प्राचीन बिहार को लेते हैं, तो सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में बताया, लेकिन फिर से एक बार रिमाइंड करती हूँ ताकि आप लोग को याद हो सके। देखिए, बिहार जो वर्ड है ना, तो वो तो अभी मिल रहा है तबकाते नासरी में, लेकिन इसके पहले उसका किस नाम से वर्णन मिलता है? देखिए, हड़प्पा काल में ऐसा कुछ सच नहीं मिला है कि बिहार शब्द है या मगध है लेकिन ऋग वैदिक काल में, और ऋग वैदिक काल में भी उत्तर ऋग वैदिक काल में क्या मिला है? किकट प्रदेश के नाम से मिला है, ठीक है। ऋग वैदिक काल में उत्तर किकट प्रदेश के नाम से मिला है। उसके बाद हम यदि और देखिए, उत्तर वैदिक काल में ही फिर आर्य लोग आए हैं। पहले ऐसा नहीं, बिहार में अनार्य रह रहे थे, लेकिन आर्य आए हैं उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद बिहार के ज्योग्राफिकल लोकेशन का, ठीक है, कि बिहार का ज्योग्राफिकल लोकेशन है ऐसा, तो उसको यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। और सबसे पहले मगध
मगध क्षेत्र है उसका वर्णन हमें मिलता है अथर्ववेद में, ठीक है। तो और उसके बाद हुआ ये, पहले हमको किकट प्रदेश है, फिर यजुर्वेद में मिलेगा, फिर उसके बाद हमें क्या किस में मिलेगा, तो यह अथर्ववेद में। अब जब तुर्क आएंगे तो देखिए तबकाते नासरी में मिलता है बिहार, ठीक है। तबकाते नासरी में क्या मिल रहा है, बिहार। एक्चुअली देखिए बौद्ध जो है ना उनके रहने को स्थान को बोलते हैं बिहार, और उसी को बाद में बिहार बनता है, तो वो तुगलक काल में आगे मिलेगा। लेकिन देखिए उदंतपुरी में बिहार शरीफ और तबकाते नासरी में हिसार ए बिहार, ठीक है, ये मिला है। अगला है कि बिहार में तुर्क साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो बख्तियार खिलजी हैं। बिहार शब्द का पहला साहित्यिक उल्लेख किसमें मिलता है, तो मिन्हाज सिराज के पुस्तक तबकाते नासरी में, ठीक है। इसी लाइन को लिखा हुआ है, इस पुस्तक में उदंतपुरी के लिए हिसार ए बिहार का प्रयोग किया गया, जिसका कालांतर में नाम बिहार शरीफ हुआ। और आज बिहार शरीफ क्या है, नालंदा जिला में। नालंदा जिला कहाँ है, बताइए, बताए थे ना कमेंट। जैसे देखिए आप लोग जैसे ही कोई जिला है ना तो याद रखना चाहिए, मैंने मैप का क्लास किया बहुत अच्छी तरह से, आप याद। पटना एक क्या था, लैंडमार्क था, इधर भोजपुर था, इधर नालंदा, ठीक है। तो पूरा प्रमंडल ये सब याद होना चाहिए, ये सब आप रिवीजन करते रहिए। अगला है कि मोहम्मद गौरी। तो देखिए जब मोहम्मद, अब कुछ कहानी है, उसी के बाद मैंने उसी को लाइन अप किया है। मोहम्मद गौरी जब आता है और बिहार और भारत जब लूट के जाते रहता है, तो क्या होता है, बिहार के भी क्षेत्र को जीतता है, भारत के भी क्षेत्र को जीतता है। तो दिल्ली का शासक बनाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो उत्तर प्रदेश है, तो उस समय बिहार उसी से सटा हुआ है, तो हिसाबुद्दीन को बनाता है उत्तर प्रदेश के हिस्से की देखभाल के लिए, हिसाबुद्दीन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के देखभाल के लिए। और दिल्ली का राजा बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें एक क्वेश्चन आता है ना कि लक्ष्मी का सिक्का किसने चलाया, तो मोहम्मद गौरी। तो ठीक है, वो आ रहा है, जैसा उस समय सिक्का चल रहा है तो वो चल ही रहा है। किसके टाइम चलता है ये पूछा जाता है कि लक्ष्मी का सिक्का किसके टाइम चल रहा है, तो मोहम्मद गौरी। तो देखिए चूंकि आ रहा है बिहार में, अब इसका तो ये लोग क्या है, लुटेरा है, आना है फिर वापस चल जाना, तो उसको सिक्का ये सब से तो कोई मतलब नहीं, इसलिए वो कोई परिवर्तन नहीं करता है, बस इसका कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम, जो इतना बात था, अब इसको हम एक बार पढ़ देते हैं। मोहम्मद गौरी के साथ बख्तियार खिलजी भारत आया। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी दिल्ली के निकट क्षेत्र के देखभाल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से के देखभाल के लिए हिसाबुद्दीन को नियुक्त किया। हिसाबुद्दीन ने बख्तियार खिलजी की प्रतिभा से खुश होकर उसे कुछ क्षेत्र जागीर के रूप में दे दिया, ठीक है ना। अब देखिए ये बोले ना उसके साथ सेनापति के रूप में आया है, तो चूंकि अच्छा कुशल सेना है पति रहा है, तो इसको एक जागीर दे दिया कि आप इस क्षेत्र का जागीरदारी संभालिए। तो क्या करता है, बख्तियार खिलजी ने बिहार पर पहला आक्रमण 1199 ईस्वी में किया। वह सबसे पहले बिहार में मनेर गया और वहां से उदंतपुरी बिहार शरीफ को जीता, ठीक है ना। इसके बाद क्या करता है, सबसे पहले मनेर जाता है, वहां से उदंतपुरी बिहार शरीफ को जीता है। बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो बौद्ध धर्म के शिक्षा का प्रधान केंद्र था, उसे नष्ट कर दिया। देखिए मैम यहाँ कुछ इसके बारे में बोला जाता है, या मतलब ऐसे आपके भी मन में प्रश्न हो रहा, आखिर इसको क्यों इतना नफरत था, क्यों यूनिवर्सिटी है जो तोड़ रहा था, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा बताया जाता है कि बख्तियार खिलजी जो है ना, मतलब वो सेनापति बहुत कट्टर मुस्लिम था, ठीक है, मतलब मुस्लिम कुछ चीज़ इसको शिक्षा से ना लगाओ के बस अपने इस्लाम को मानता था, कुरान को मानता था। एक बार क्या हुआ कि ये बहुत बीमार हो गया,
तो बीमार जब पड़ जाता है तो सबने बोला कि देखिए आप इतना बीमार हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत सारे अच्छे वैद्य हैं, बुला के आपको इलाज होता है। तो वो बोला नहीं, हम कुरान पढ़ेंगे और कुरान से ही ठीक होंगे। तो फिर भी जब अब अंतिम समय में है, इनके जो कुछ सेनापति हैं जो या जिनको इनसे बहुत लगाव है, तो वो बुला देते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के वैद्य। तो अब ये उनका अपमान करना चाहता है, ठीक है कि नहीं, इनका अपमान। लेकिन अब आए हैं तो बोलता है कि ठीक है तुम हमको ठीक करो, लेकिन इसी कुरान का कुछ हमको अध्याय, उसमें कुरान के अध्याय को कुछ बोलते होंगे। तो बोला कि कुरान का ही, जैसे कैसे हम चैप्टर वाइज करते हैं तो उसमें चैप्टर होते हैं, तो बोला कि यही चैप्टर तुम बता दो हम कि यहाँ से यहाँ पढ़ के, तब उसी पढ़ के हमको ठीक करना चाहिए, बाकी हम तुम्हारा दवा नहीं खाएंगे। यदि तुम अच्छा वैद्य है तो कुरान से ही बताओ कि हम इतना कौन सा इस पूरे बुक में लो ये कुरान बुक, और बताओ कि हम कौन सा अध्याय पढ़ें कि ठीक हो जाए। तब वहाँ के जो आचार्य होते हैं, वैद्य, सोचते हैं कि यदि इतना बड़ा है से ये राजा, और यदि इसका हम बात ना मारे तो ये तो मरवा देगा हमें। तो बोलते ठीक है, ले जाता है उसी में से एक वैद्य रहते हैं, बुक ले जाता है। अगला आता है अगला मॉर्निंग, बोलता है कि देखिए महाराज, आप इस चैप्टर में इतना अध्याय से इतना अध्याय तक पढ़ लीजिए। तो और बोलता है कि आप ऐसा 7 दिन कीजिए, सुबह पढ़िए, शाम पढ़िए और दोपहर पढ़िए, ठीक है, सुबह दोपहर शाम इसको 3 बार पढ़िए। तो बोलता है ठीक है। तो बोलता है यदि नहीं ठीक हुआ तो बोला कि नहीं, आप पढ़ के देखिए, ठीक होइएगा। तो बोलता है ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो फिर देखना हम तुमको मारवा देंगे, तुम इतना अच्छा वैद्य है, हम ठीक नहीं हो। तो बोले ठीक है, जो आपकी इच्छा। तो वो वैसे ही जब पढ़ रहा होता था, तीसरा चौथा दिन पढ़ता है तो उसकी हालत में बहुत सुधार होती है, 5वां 6वां दिन में ठीक हो जाता है। जब 7वां दिन पूरा ठीक हो जाता है तो उसको वैद्य को बुलाया जाता है कि बताइए कि हम, तो बोलता है ठीक है हम ठीक तो हो गए, लेकिन बताओ तुमको कैसे कुरान का आइडिया हो गया कि हम इतना से इतना अध्याय तक ही पढ़ेंगे तो ठीक हो जाएंगे। हम इतना दिन से कुरान पढ़ रहे हैं, हम पढ़ भी रहे थे, नहीं ठीक हुआ, तुम बताया वही अध्याय, आखिर उस अध्याय में तुमको कैसे एक रात में तुम कितना ये सब कुरान पढ़ लिया। तो बोला कि देखिए हम कुरान तो नहीं पढ़े, लेकिन हम जान रहे थे कि आप बहुत धर्म के प्रति कट्टर विश्वास कर लिए हैं, और उसके आगे आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा था। तो हम जो पेज आपको पढ़ने के लिए बोले थे उसमें हम दवा लगा दिए थे। आप पढ़ने, जैसे जनरली मुस्लिम लोग पढ़ते हैं तो ऐसे पेज को पलटते वक्त ऐसे मुंह से टच करते हैं, फिर अगला पेज जे करते हैं। तो हम देखे थे कि आप वैसे पढ़ रहे थे, तो हम उस बुक में वहाँ लगा दिए, और वो आप पढ़ रहे थे, लेकिन वो दवा जो है ना वो आपका धीरे धीरे असर कर रहा था ठीक। तो अब इसको इस बात का और लगता है, मतलब उसको ईगो पे ले लेता है, अपमान करता है कि रुक जाओ, ऐसा है कि वो सब बुक पढ़ के इतना विद्वान हो है, पूरा नालंदा को जला देता है, फिर विक्रमशिला, मतलब जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का शिक्षा केंद्र ये सब रहता है पूरा जलाया जाता है। ऐसी इसके बारे में कहानी थी, वो मैंने बता दिया, ठीक है। अगला देखिए, 1203 से 1204 में बख्तियार खिलजी मिथिला क्षेत्र पर हमला किया, जहाँ कर्नाट वंश का शासक नरसिंह देव था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले आक्रमण कब करता है, तो 1198 में, और दूसरा हमला कब करता है, तो देखिए हम बताए थे जब रामपाल द्वितीय है जब शासक, तो उस समय 1198 में पहला बार हमला करेगा, ठीक है। और दूसरा बार जो है ना रामपाल द्वितीय के समय करेगा, और दूसरा बार जो है तो इसी नरसिंह देव के समय करता है, ठीक है। दूसरा बार जब 1203-4 में करता है तो उस समय किसके, कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव के समय। 1204 ईस्वी में बख्तियार खिलजी बंगाल पर आक्रमण किया, जहां सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन अपनी राजधानी, अच्छा देखिए अब तो ये मिथिला यानी मिथिला क्षेत्र बताया था ना, तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल में आप कमेंट में लिखिए कौन कौन से ज़िले हैं। यदि नहीं याद है तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगी कि मैप वाले पार्ट को आप देखिए, क्योंकि मैप का हर सेक्शन जो उसमें पार्ट मैंने बनाया है वो देखना, इसलिए क्योंकि मैप हर जगह यूज होगा। तो ऊपर जो पश्चिम चंपारण ये सब एरिया है ना, ये मिथिला क्षेत्र है, और ये तिरहुत प्रमंडल, तो वो ऊपर में ही कर्नाट वंश, कुछ नेपाल तक का भी पार्ट था उसमें,
तो उसके बाद देखिए अब बिहार जीत लेता है तो इधर बंगाल जीतने जाता है। तो बंगाल जीतने में लक्ष्मण सेन रहते हैं। लक्ष्मण सेन भी प्रतापी राजा रहते हैं, लेकिन बख्तियार खिलजी के डर से वो अपनी राजधानी नदिया छोड़कर भाग गए, ठीक है, ताकि अपना जान बचा के। अगला है बख्तियार खिलजी बिना किसी प्रतिरोध के बंगाल पर अधिकार की और अपनी राजधानी क्या कर दिया, लखनऊती शिफ्ट कर लिया। देखिए अब लक्ष्मण सेन ही है, मैंने बताया था सेन वंश का क्या है, पहला है सामंत सेन, बल्लाल सेन और उसके बाद लक्ष्मण सेन। तो लक्ष्मण सेन सबसे प्रतापी राजा है, लेकिन इसके डर से वो छोड़ देता है। तो बख्तियार खिलजी के लिए रास्ता बिल्कुल भी क्लियर है। तो वो इस तरह बंगाल जीतता है और अपनी राजधानी क्या रखता है, लखनऊती। जब एक थोड़ा सा कहानी बता देते, फिर उसी को मैंने जो लिखा है वो बता देती हूँ। अब देखिए अब क्या है, बख्तियार खिलजी बंगाल जीत लिया है। अब क्या करता है कि जब बंगाल है, मान लीजिए इधर है, तो इधर इधर यहाँ वाला क्षेत्र पे बंगाल है, तो अब बंगाल को जीतते हुए वो अब सोचता है कि इधर बिहार तो जीत ही लिया है, तो ये उड़ीसा जाना चाहता है, ठीक है। तो उड़ीसा को जब जीत रहा है तो वहाँ पे क्या करता है कि बंगाल का नेतृत्व अपना एक बहुत अच्छा सहयोगी रहता है अली मर्दान, तो उसको देकर वो चल जाता है असम जीतने, ठीक है। तो असम के राजा उस समय रहते हैं पृथ्वीदेव, तो वो भी अच्छे राजा रहते पर हैं, लेकिन ये क्या करता है, बख्तियार खिलजी से वो हार जाते हैं पृथ्वीदेव, ठीक है। बख्तियार खिलजी उसको हरा देता है। जब असम जीत के पृथ्वीदेव को मार के जब आते रहता है हरा के, तो जब आता है तो उसका तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, ठीक है। अभी वह घायल भी और बीमार भी बहुत, इसके कारण क्या है कि वो बीमार पड़ गया है। तब अली मर्दान देखता है कि अब चूँकि वो राजा बन गया, अब एक बार राजा का स्वाद चख लिया है, तो बोलता है कि अब हम इसको क्यों राजा बनाएं। तो ये बख्तियार खिलजी के क्या करता है कि 1206 में हत्या कर देगा। जब 1206 में हत्या कर देगा तो देखिए 1206 में इधर बख्तियार खिलजी मरता है और उधर मोहम्मद गौरी भी मर जाता है। तो फिर अभी हुआ कि इंडिया में बख्तियार खिलजी मर गया है, तो बताए थे ना कि जो मोहम्मद गौरी है अपना जीता हुआ पार्ट को कुतुबुद्दीन ऐबक को और हिसाबुद्दीन को दिए रहता है कि तुम देखभाल करो। अब है जब मर गया तो ये अपना कुतुबुद्दीन ऐबक है जो दिल्ली का राजा बनेगा, जो गुलाम वंश का स्थापना करता है। लेकिन देखिए हमें यहाँ पे बिहार के संदर्भ में पढ़ना है, तो अभी हम देखेंगे कि जब फिर है तो हिसाबुद्दीन है अवध का राजा, इधर बख्तियार की, तो हिसाबुद्दीन आता है, ठीक है। और ये देखता है कि अरे अली मर्दान को ही मार दिया है, क्योंकि हिसाबुद्दीन ही तो इसको रखता है ना, हिसाबुद्दीन ही के ही से जाता है, तो देखता है कि कुशल सैनिक है एक बख्तियार खिलजी, तो इसको एक जागीर दे देता है, ठीक है। तो बोलता है कि यही बख्तियार खिलजी को मारा है, वो धर के अली मर्दान को मार देता है। अब देखिए अब इसी लाइन को जो हमने लिखा है ना उसको अब मैं पढ़ दे रही हूँ एक बार। यहाँ तक तो हो गया था। बख्तियार खिलजी अपने सहयोगी अली मर्दान को दायित्व देकर असम जीतने चला गया। असम के राजा पृथ्वीदेव से हार कर जब वो घायल और बीमार अवस्था में बंगाल वापस आया तो अली मर्दान ने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी और स्वयं प्रधान बन गया, ठीक है। इसी को मैंने लिखा था, ये सब मर गया है अली मर्दान। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बिहार पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला मुस्लिम शासक जो है कौन है, तो बख्तियार खिलजी, ठीक है। और बोला जाता है पहला सुल्तान कौन है, तो वो इल्तुतमिश आएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ तक की कहानी तो हो गई, ठीक है ना। अभी तक हम क्या बताए थे कि बख्तियार खिलजी को अली मर्दान मार देता है। जब बख्तियार खिलजी पृथ्वीदेव को हराकर असम से वापस लौटता है तो अली मर्दान मार देता है उसको। उसके बाद क्या होता है, हिसाबुद्दीन अली मर्दान को मार देता है, ठीक है। अली मर्दान को हिसाबुद्दीन मार देता है क्योंकि हिसाबुद्दीन अवध यूपी वाला एरिया में है, तो मार के, और ये खुद बिहार का राज्य, बिहार और इधर यूपी और कुछ इधर बंगाल में भी, चूँकि सब में अभी वो शासन करते रहता है। अब देखिए उधर क्या है कि गौरी मर गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक,
तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है कि वो चूँकि गुलाम वंश की स्थापना करता है और 1210 ईस्वी में उसकी चौगान खेलते वक्त उसकी खुद भी वो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या होगा, वो मर जाएगा। तो दिल्ली में क्या है कि उसके बाद इल्तुतमिश बनता है राजा। जब इल्तुतमिश राजा बनेगा तो क्या होगा कि देखिए इसके समय मंगोल आक्रमण होता है, तो पहले तो ये अपना राज्य को मंगोल आक्रमणकारी से बचाने के फेर में रहता है, मतलब आक्रमण होता नहीं, होने वाला रहता है। तो ये बहुत अच्छा से वो जब आप मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री में पढ़े हो तो पढ़िएगा कि उसमें क्या होता है, अपनी बुद्धि से क्या मंगबर्णी एक रहता है ना, तो वो जब उसका पीछा करते चंगेज खा रहता है तो ये उसको शरण न देता है, इसके कारण मंगोल आक्रमण से बच जाता है। जब मंगोल आक्रमण से ये इसका छुटकारा मिल जाता है तो अब ये क्या करता है, बिहार की ओर कूच करता है। तो यहाँ आता देखता है कि हिसाबुद्दीन है, तो हिसाबुद्दीन को बोलता है कि ठीक है तुम राजा रहो, हमको क्या करो कि हमको इतना सालाना भेजो, और फिर मतलब मेन तो राजा को क्या काम कराता है, टैक्स वसूलना, उसकी अधीनता आप स्वीकार कर लीजिए, टैक्स देते रहिए, कोई नहीं यदि आप अधीनता स्वीकार करेंगे तो वो आपको मार देगा, दूसरा किसी को सेनापति। तो इल्तुतमिश क्या होता है कि जब आता है इति बोलता है कि ठीक है हम सर आप ही जैसा काम करेंगे, लेकिन जब जैसे ही ये बिहार से फिर दिल्ली इल्तुतमिश जाता है तो ये बोलता है कि नहीं हम नहीं आपका बात मानेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होता है, इल्तुतमिश का बेटा आता है, ठीक है, वो रहता है नसरुद्दीन, वो बोलता है कि ठीक है हम जाएंगे अब आक्रमण करने उस पर। तो 1237 ईस्वी में आता है, तो अब इस बार बोलता है कि उस समय गलती हो गई महाराज, छोड़ दीजिए, लेकिन इस समय छोड़ेगा नहीं, हिसाबुद्दीन को क्या करेगा, नसरुद्दीन उसको मार देता है, ठीक है, बोलता है कि तुम विश्वासघाती है। अब तो इसीलिए देखिए मैं बताई थी ना, 2 क्वेश्चन आता है कि बिहार पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन है, तो बख्तियार खिलजी, और पहला सुल्तान कौन है, तो इल्तुतमिश, ठीक है। बिहार को बंगाल से अलग करने वाला पहला सुल्तान, अब देखिए जब इल्तुतमिश से और नसीरुद्दीन अभी दोनों आ रहा है, मतलब उसके नसीरुद्दीन बेटा जब है उसका, तो हिसाबुद्दीन की हत्या करते। अब इल्तुतमिश क्या करता है ना, पहली बार क्वेश्चन ये भी आता है कि मध्यकाल में बिहार बंगाल से कब अलग हुआ है, ठीक है, और इसको कौन किया था, तो इसको इल्तुतमिश किया है, ठीक है, और इसी समय क्या करेगा, बिहार अलग कर देगा और बंगाल अलग कर देगा। तुगरिल खान देखिए अब किसको जब करता है तो बिहार का एक किसको बनाता है, तुगरिल खां को यहाँ बनाता है, ठीक है, बिहार का नवाब किसको बना देता है, तुगरिल खान को बिहार का हेड बना देगा। ये तुगरिल खान जो रहेगा इल्तुतमिश के प्रति वफादार रहता है। उसके बाद जब उसकी बेटी आएगी रजिया, ठीक है, दिल्ली में गुलाम वंश का क्रम क्या है, आप एक बार कमेंट करिए, ठीक है, इसका लिखेंगे कमेंट, क्योंकि है ना कुतुबुद्दीन ऐबक है, फिर इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान है, ये फिर बलबन है, बलबन के बाद कैकुबाद है, क्यूमर्स है। आप अपना ताकि आपका प्रैक्टिस हो उसके लिए कमेंट्स में लिखिए, ठीक है। 1206 ईस्वी में, अब देखिए अब इसी को हम क्या किए कि लाइन अप किए हैं कि उसको क्या क्या जो अभी तक मैंने बात बताया उसको मैं अब लिख रही हूँ यहाँ। देखिए इसी को अब हम जो लाइन में लिखे वो एक बार पढ़ते हैं। 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की हत्या कर अली मर्दान बंगाल और बिहार का स्वतंत्र शासक हुआ। बख्तियार खिलजी के सरदार और अली मर्दान के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहा, और जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने अली मर्दान को बंगाल का उपराजा नियुक्त कर दिया, मतलब उसको दिल्ली का समर्थन प्राप्त है। 1211 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के सरदार हिसाबुद्दीन इवाज ने अली मर्दान की हत्या कर स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया, ठीक है। अब वही जो बताए थे ना कि उधर चंगेज खा है, उसी को मैंने यहाँ पे बनाया है। देखिए अब एक बार थोड़ा सा फिर से ध्यान से सुनिए, अब देखिए सुनिए थोड़ा ध्यान से। तो मंगोल के आक्रमण का जब अब खतरा खत्म होता है तो इल्तुतमिश क्या करेगा, बिहार पर हमला करेगा। तो जब बिहार पर हमला करता है तो 1225 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जौनी को हेड बनाता है, ठीक है। अब वही जो हेड बनाया है ना, तो अब
तो क्या करता है हिसाबुद्दीन, जो मैंने बताया था ना हिसाबुद्दीन, तो देखिए क्या करता है कि अभी इसको हेड बना के गया, अब इसको हटा देता है और खुद राजा बन जाता है। तभी गुस्सा होके उसका जो बेटा, आखिर वो भी उसका, मैंने बोला था उसका बेटा बोलता है कि हम जाएंगे, तो क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसका थोड़ा अच्छा दोस्त रहता है जॉनी, तो बोलता है कि ठीक है हम जा रहे हैं उस पे, वहाँ बिहार जाएंगे। और यही 1227 ईस्वी में आता है। तो मतलब मलिक मोहम्मद जॉनी और नसीरुद्दीन ने मिलके हिसाबुद्दीन इवाज को मार देता है। ठीक है, और ये दिल्ली सुल्तान का देखिए पहला, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था जिसने बिहार पर आक्रमण किया। और इल्तुतमिश के आक्रमण के समय हिसाबुद्दीन इवाज हार स्वीकार कर लिया और इल्तुतमिश ने बंगाल और बिहार के प्रधान मलिक जॉनी को बनाया। इल्तुतमिश के दिल्ली वापस जाने के बाद कर्नाट वंश के सहयोग से हिसाबुद्दीन ने जॉनी को हराया और जॉनी अवध भाग गया। तो देखिए यहीं पे जाता है ना, तो जब इस हिसाबुद्दीन जाता है वही कहानी आगे एलोबरेट हो रही है। तो 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश का बेटा नसीरुद्दीन जो अवध का सूबेदार था, ठीक है ना, आखिर फ्रेंडशिप हो रही है तो कैसे हो रही है, ये वहीं का सूबेदार है और जॉनी वहाँ जा रहा है तो था, वह बिहार पर हमला किया और हिसाबुद्दीन मारा गया। हिसाबुद्दीन ने अवध, बिहार और बंगाल को मिलाकर एक बड़ा राज्य बनाया जिसकी राजधानी क्या बनी, लखनौती। लखनौती और किसकी राजधानी थी, बख्तियार खिलजी भी जब हमला करता है ना लक्ष्मण सेन, तो लक्ष्मण सेन नदियाँ छोड़कर भागते हैं तो वो भी अपनी राजधानी लखनौती ही बनाता है। और नसरुद्दीन भी जो है वो भी राजधानी ये कहाँ बना रहा है, लखनौती। 1229 ईस्वी में नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद बंगाल बिहार में अव्यवस्था फैल गया जिसका लाभ उठाकर मलिक बुल्का स्वयं को बिहार बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। ठीक है, अब देखो अब क्या है कि नसरुद्दीन जब भी मर जाएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, एक मलिक बुल्का है, मलिक बुल्का क्या है, वो राजा बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि नसीरुद्दीन जैसे ही मरता है तो मलिक बुल्का क्या करता है, स्वयं को बंगाल बिहार का स्वतंत्र शासक बोलता है कि हम स्वतंत्र है। तो फिर से 1230 ईस्वी में क्या करता है, इल्तुतमिश आएगा, पुनः बंगाल अभियान करेगा और उसमें क्या होता है, बुल्का मारा गया। इल्तुतमिश ने पहली बार बंगाल से बिहार को अलग किया और दोनों को अलग अलग सूबेदार नियुक्त किया। बंगाल का सूबेदार सैफुद्दीन ऐबक और बिहार का सूबेदार तुगरिल खां। मैंने बताया था ना बिहार का सूबेदार, तो बंगाल का रहता है सैफुद्दीन ऐबक। ठीक है, याद रखिएगा बंगाल का सैफुद्दीन। और उससे इम्पोर्टेंट है कि बंगाल का जो कि पूछा जाएगा कि मध्यकाल भारत में बंगाल और बिहार जो है अलग अलग हुए हैं तो इल्तुतमिश के टाइम। और बिहार का सूबेदार कौन है, तुगरिल खां है, और बंगाल का सूबेदार है सैफुद्दीन ऐबक। 1233 ईस्वी में बंगाल सूबेदार की मृत्यु हो जाने के बाद तुगरिल खां को पुनः बंगाल की गद्दी, बंगाल की भी जिम्मेदारी अब उसी वक्त क्या होगा, थोड़ा दिन बाद 1233 ईस्वी में ये मर जाता है सैफुद्दीन ऐबक। तो अब फिर बंगाल की भी जिम्मेदारी किसको मिलती है, तुगरिल खां को, क्योंकि तुगरिल खां बहुत वफादार रहता है। मैंने बताया ना कि इसके टाइम भी रहेगा और रजिया के भी टाइम रहेगा ये। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद तो एक्चुअली है, फिर तुगरिल खां है, फिर इल्तुतमिश कैसे करता है, फिर तुगरिल खां के बाद तमार खां। लेकिन इस चैप्टर में है जो अभी हम करवाने जा रहे हैं ना तुर्क आक्रमण, उसमें उतना तक में क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, क्वेश्चन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें 12 क्वेश्चन है, ये तो बन ही जाएंगे। और चूंकि आप सल्तनत काल में भी हम थोड़ा इंटर कर गए हैं तो सल्तनत काल का, लेकिन अभी नहीं, इस वीडियो में हमने बोला है कि हर चैप्टर से मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो बस इसका 12 क्वेश्चन करके ये वीडियो को स्टॉप कर देते हैं, उसके बाद वही आगे हम थोड़ा पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर एक्चुअली
सल्तनतकालीन जो बिहार है उसमें 30 क्वेश्चन है, सल्तनतकालीन बिहार में 30 क्वेश्चन है, तो उसको करेंगे। तो देखिए 30 क्वेश्चन भी बनना है और थोड़ा सा हमें वो थ्योरी भी पढ़ना है, तो वो चूँकि वो वाला वीडियो लंबा जाएगा, बट है उतना ना, यदि पढ़ लेंगे तो कभी भी आएगा। तो ये सब चूँकि देखिए कभी पढ़ा हुआ नहीं रहता है ना, तो थोड़ा सा इसको इसमें टाइम लगता है। यही आधुनिक बिहार में यदि हम ये कॉन्सेप्ट भी ना बताए, थ्योरी ना बताए, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार पढ़ा होता है आधुनिक बिहार। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो है ये कौन है? बख्तियार खिलजी। 2 क्वेश्चन बताए थे ना कि एक मुस्लिम आक्रमणकारी तो बख्तियार खिलजी, और पहला मुस्लिम सल्तनत काल सुल्तान जो आक्रमण कर रहा है वो है इल्तुतमिश। तो इसमें पूछा है मुस्लिम विजेता तो बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? बख्तियार खिलजी। इसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी, तो ये किसके खिलाफ थी? बिहार शरीफ। हम बताए थे बिहार शरीफ उदंतपुरी को सबसे पहला ये आक्रमण करता है, ठीक है। उधर जाता है, फिर मनेर की तरफ जाता है। देखिए मैंने करवाया था ना कि 1199 ईस्वी में क्या करता है कि पहले मनेर जाता है, तो मनेर तो है नहीं इसमें ऑप्शन में, तो महत्वपूर्ण विजय क्या है? और ऐसे भी मनेर तो जाता है, तो वो उसके बाद उदंतपुरी जो रहता है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। तो उदंतपुरी सबसे महत्वपूर्ण विजय थी उसकी। उसने बिहार शरीफ पर विजय 1198 ईस्वी में प्राप्त की और बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना किया। बख्तियार खिलजी ने ही करवाया था, ठीक है। बख्तियारपुर नामक शहर अभी है ना, पटना से जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो बख्तियारपुर। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना किसने किया है? तो ये है 1198 ईस्वी में नालंदा को भी ध्वस्त करता है और बिहार शरीफ पर विजय प्राप्त करता है और तुर्क सत्ता का स्थापना करता है। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था? तो बिहार शरीफ में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। और इसके 100 को बिहार शरीफ में दफनाया गया है। अगला 7वां क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक कौन था? तो इंद्रयून पाल, ठीक है। देखिए मैंने एक जगह रामपाल द्वितीय भी पढ़ा था, बट इस बुक में इंद्रयून पाल दिया हुआ है, तो आप इसी को मानिए, ठीक है। और दूसरा जब आक्रमण करता है तो नरसिंह देव रहते हैं, कर्नाट वंश के। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक थे, तो लक्ष्मण सेन, यही ना। फिर नदिया भाग छोड़ के चला जाता है तो लखनौती अपनी राजधानी बनाता है। बिहार में सूफी संत का आगमन किस शताब्दी में हुआ है? तो 12वीं शताब्दी में क्या होता है? सूफी संत का आगमन होता है। बिहार में आने वाले प्रथम या मतलब पहले सूफी सुल्तान थे, कौन थे? तो मुमिन आरिफ, ठीक है। याद रहेगा कि सूफी संत का आगमन कब हुआ है? तो 12वीं सदी में सूफी संत का आगमन हुआ है, 12वीं सदी में। और बिहार आने वाला पहला सूफी संत था मुमिन आरिफ। बिहार आने वाला पहला सूफी संत मुमिन आरिफ। मनेर के विजय के से किस सूफी संत का संबंध था? ठीक है, तो ताज फकी, ठीक है। मनेर के विजय से किसका है? ताज फकी को। बिहार आने वाला पहला सूफी संत मुमिन आरिफ। और सूफी संत का आगमन कब हो रहा है? तो 12वीं सदी में। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है तबकाते नासरी में, ठीक है। तबकाते नासरी कौन लिखा है? मिनहाज उल सिराज, ठीक है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ना पड़ता है कि सूफी संत का आगमन हुआ है 12वीं सदी में। पहले सूफी संत कौन थे? तो मोमिन आरिफ। मनेर के विजय से किस सूफी संत का संबंध है? ताज फकी, ठीक है फ्रेंड। अभी ये क्या है कि ये इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे क्या? फिर सल्तनत कालीन बिहार। तो वहाँ तक तो बता दीजिए कि अभी ये सब भी क्वेश्चन बनेगा इल्तुतमिश वाला। तो हम पूरा सल्तनत कालीन
बिहार करवा के फिर इसका, इसमें चूंकि 30 क्वेश्चन है तो अब मैं पूरा उसमें नोट्स में करवा ही दूंगी सल्तनत कालीन पूरा बिहार, फिर ये क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।